हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 4 चल रहा था। तो हमने रिंग की वजह से निकाला था मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद आर्क के लिए हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो आज और एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं आर्क की वजह से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये बना लिया एक आर्क ऐसे। ये आपका पूरा वायर है, ठीक है। उसको नाम दे देते पी क्यू आर एस। जिसमें से करंट जा रही है आपकी, यहाँ से मान लीजिए करंट आई जा रही है तो यहाँ से भी आई जाएगी, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, मतलब ऐसे लूप में करंट घूम रहा है। और यहाँ से जो पी की दूरी है, आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है और यहाँ से जो आपकी सेंटर की दूरी है वो है आपकी स्मॉल है, और यहाँ ओ से ये आर तक की जो दूरी है वो है आपकी स्मॉल बी। चलिए, तो आप सबको पता है कि हमें 4 एलिमेंट दिख रहे हैं टोटल। कौन कौन सा दिख रहा है? पी क्यू, उसके बाद क्यू आर दिख रहा है, उसके बाद आर एस दिख रहा है और उसके बाद एस पी दिख रहा है। ठीक है, 4 एलिमेंट यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ। तो आप सबको पता है कि पी क्यू एलिमेंट की वजह से मुझे जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलने वाली वो कौन सी मिलने वाली है? यहाँ पर 0, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आ रही है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है ना। आगे के न्यूमेरिकल में जैसे बात हुई कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो भी आपका आंसर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा? 0। वो लाइन पर आप कोई भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन या फिर इंटेंसिटी जब भी निकालना चाहेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर O के ऊपर उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए, वैसे ही RS देखिए, यहाँ पर RS भी क्या है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो इसकी वजह से भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब इन दोनों की वजह से आपका आंसर क्या हो गया? 0। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एंगल ले लेता हूँ थीटा या फिर अल्फा, आप जो भी मान लीजिए ना, जनरल सॉल्यूशन लेना है हमें तो इसका। तो ये जो एंगल लेता हूँ मैं थीटा, अल्फा लिख देते हैं। चलिए ना, थीटा तो मैंने आपने जब फॉर्मूला में लिखते हैं तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अल्फा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 आर्क है, एक तो क्यू आर है और एस पी है। तो क्यू आर और एस पी की वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसकी डायरेक्शन भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो क्यू आर की वजह से देखो इधर घूम रहा है, तो क्यू आर की वजह से जो आंसर मिलेगा वो हमें इनवर्ट डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा मुझे? इनवर्ट डायरेक्शन में। वैसे ही एस पी की वजह से देखिए, तो ये कहाँ से डायरेक्शन आ रही है मेरी? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो लिख लेता हूँ मैं ये डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए नाम स्टार्ट करते हैं काम। क्यू आर की वजह से और एस पी की वजह से। तो एस पी की वजह से जो मेरा आंसर मिल रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन, वैसे ही क्यू आर की वजह से जो मिल रहा है मेरा इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को नाम दे देते हैं। एस पी को नाम दे देता हूँ B1 और क्यू आर को नाम दे देता हूँ मैं B2। अब जब भी आप बी नेट लिखेंगे तो एक अंदर है और एक बाहर है, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक को हम पॉजिटिव मान लेंगे और किसी एक को नेगेटिव मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो B1 है वो बड़ा है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ और B2 को नेगेटिव मानता हूँ। और ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है या छोटा मुझे कैसे पता चला? वो फॉर्मूला से पता चलता है। आपका जो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, है ना। तो 4 पाई आर में वो आर पर, बाकी तो दोनों सभी सेम है, देखो सभी वैल्यूज क्या है? सेम है। तो किस पर डिपेंड करता है? आर पर। मतलब जिसकी दूरी कम उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। मतलब इसकी रेडियस देखो ए कम है कंपेयर टू बी, तो मतलब ये वाले आर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसी मिलेगी? हमें मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू क्यू आर की जिसे मिलेगी उससे। ठीक है, तो इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ और B2 को मैं क्या मान लेता हूँ? नेगेटिव। तो चलिए बी नेट लिखा जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। ठीक है, इसको मैंने नेगेटिव माना इसलिए वहां पर मैंने कौन सी साइन रख दी? माइनस। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो इज इक्वल टू स्टूडेंट लिखा जाएगा, B1 का फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए, तो B1 क्या था आपका? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई डी। तो लिखते हैं यहाँ पर म्यू नॉट आई थीटा के बदले यहाँ पर कौन है? अल्फा अपॉन 4 पाई डी। डी मतलब यहाँ पर आर की रेडियस थी तो यहाँ पर क्या है? ए है, माइनस यहाँ पर म्यू नॉट आई अल्फा। देखो दोनों के लिए एंगल देखो, यहाँ पर यहाँ से आप यहाँ जाएंगे या फिर यहाँ जाएंगे, दोनों के लिए एंगल तो वही रह रहा है अल्फा, तो अल्फा एंगल सेम है, अपॉन 4 पाई बी। चलिए क्या कॉमन निकल जाएगा? म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई कॉमन लिखा जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई, ए बी आपका एलसीएम ऊपर आ जाएगा बी माइनस ए।
तो ये हो गया आपका बी नेट, और इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे क्यों आ गई समझो आप ध्यान से। तो B1 डायरेक्शन को मैंने बड़ी डायरेक्शन माना था, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड बड़ा माना था, और B2 का मैग्नीट्यूड जो था वो छोटा माना था। तो बड़े में से कोई भी छोटी वैल्यू आप माइनस करोगे तो आपके आंसर वो पॉजिटिव मतलब लेगा। तो मतलब पॉजिटिव मैंने किसको माना था B1 को, और कौन सी डायरेक्शन थी वो आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आपका बी नेट जो मिलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है चलिए, तो बना लीजिए पूरा न्यूमेरिकल है ना, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद हम टॉपिक चेंज करते हैं पूरा। एक स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल कर देते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है जेई के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड मान लीजिए ए है, यहाँ पर ए साइड का, और यहाँ पर ऐसे करंट जा रहा है, करंट आई, ऐसे यहाँ से करंट आई, ऐसे आई और ऐसे आई करंट। और आपको पूछा गया है कि सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, आपको कोई टफ नहीं है। यहाँ पर मैं क्या बेसिक आपको जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो वैल्यू रख देनी है, ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से देखो, ये जो साइड ए है उसकी वजह से ये पॉइंट पर निकालना है। अब आपको करना क्या है कि सारी ये तीनों भूल जाइए आप, है ना। अब इसको याद रखें सिर्फ ये वाली लाइन, बाकी सब तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सबको भूल जाइए और इसको याद रखिए सिर्फ यहाँ पर। तो मैं इस वायर की वजह से ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी सबसे पहले तो वो बता दीजिए। ठीक है, तो आप ये छोटा सा डीएल एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर डीएल लिया और इसको मैंने घुमाया, तो कहाँ पर घूम रहा है, बाहर की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। देखो यहाँ पर ये यहाँ से क्लॉकवाइज, सॉरी तो अंदर की तरफ जाएगा, है ना। यहाँ पर रखा और ऐसे क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज घुमा तो मतलब अंदर की डायरेक्शन में। तो इस पर जो आंसर मिलेगा वो मुझे इनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, है ना। सेंटर अगर ओ मान लिया जाए तो ये छोटे से वायर की वजह से मुझे यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इनवर्ड डायरेक्शन की वजह से, इनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। वैसे ही इसकी वजह से देखो ध्यान से, तो इसको मैंने ये डीएल लिया और ऐसे घुमाया आर की तरफ, क्योंकि मेरे लिए आर तो ये है, देखो ध्यान से, यहाँ से ये तो आर की तरफ ऐसे घुमाइए तो कैसे जाएगा, देखो डीएल और ऐसे घुमा क्लॉकवाइज, तो मतलब अंदर की तरफ। तो इसकी वजह से भी क्या आंसर आ रहा है, अंदर की तरफ। इसकी वजह से देखिए इसका आर भी यहाँ से ये देखिए तो ऐसे ही घूमेगा वो भी, तो इसकी वजह से भी इनवर्ड डायरेक्शन। वैसे ही ये वाले वायर की वजह से भी कौन सी डायरेक्शन आएगी, देखो ध्यान से, इनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर भी आएगा इनवर्ड डायरेक्शन। तो सभी वैल्यूज सेम है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक ही आंसर निकालता हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एंगल पता होना चाहिए और फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो भी याद होना चाहिए। तो ये जो वायर है आपका स्ट्रेट वायर, देखिए इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आप ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये एंगल निकालना है ना, एंगल भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा, देखिए, तो ये सेंटर पर आप जैसे ये लाइन बनाएंगे, एक लाइन आप यहाँ से बनाएंगे, तो ये आपका एंगल कितना है 90 डिग्री, ये कितना है आपका 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। वैसे ये एंगल को कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो आप देख लीजिए पी पॉइंट पर वो निकालना था आंसर। देखो रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से आपका जो एंगल ये डी, ये एंगल आपका θ1 और ये एंगल आपका θ2, है ना। वैसे ही सेम केस बन रहा है यहाँ पर भी। तो θ1 आपका यहाँ पर कौन सा हो गया 45, θ2 कौन सा हो गया 45। आपको बनाना क्या है, डिस्टेंस डी निकालना है, प्रॉब्लम यही है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये डी डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए डी डिस्टेंस निकालने का तरीका, चलिए सोचिए कैसे निकालेंगे हम। ये कितना हो गया स्टूडेंट, a/2, ठीक है, नॉर्मल है। ये कितना हो गया आपका a/2, या फिर आपको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। चलो मान लीजिए ये a है, तो ये भी इतना, ये लाइन पूरी a हो जाएगी, है ना। शॉर्ट ट्रिक से निकाल देते हैं। चलिए, तो ये भी है, ये भी है, तो इतना कितना बचा a/2, है ना। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है ना। चलिए, तो ये जो आपकी दूरी हो गई वो कितनी हो गई स्टूडेंट a/2। चलिए, तो मैं सारी वैल्यूज रख देता हूँ उसकी वजह से। तो आपका जो डिस्टेंस d है परपेंडिकुलर, वो आपका बन रहा है a/2, θ1 बन रहा है आपका 45 डिग्री, θ2 बन रहा है आपका 45 डिग्री, है ना। तो बी नेट आपको जो लिखा है वो क्या लिखा जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है वो भी समझ में आया। एक की वजह से निकालेंगे,
चारों की वजह से इनवर्ट डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट में क्या कर दूंगा 4 कर दूंगा, तो लिखा जाएगा बी नेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, फॉर्मूला आप सबको याद है क्या था 4 पाई डी, है ना, याद कर लीजिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, डी के बदले यहाँ पर क्या है a बाई 2 और पीछे लिखा जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45, ना आपको फॉर्मूला याद है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, देखो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। आप अपने आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जेई में भी। चलिए तो बना लीजिए क्वेश्चन।